अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटा जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था, चैप्टर नंबर 21 है। चैप्टर का नाम है सेल साइकिल। और उससे पहले हमने कैंसर का जो टॉपिक है, कैंसर उसके टाइप्स और उसकी करैक्टरिस्टिक क्या है, कैंसर और नॉर्मल सेल में डिफरेंस क्या है, इस टॉपिक को हमने डिस्कस कर लिया था। आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है मियोसिस क्या है और उसकी डिस्कवरी क्या कैसे हुई है, टाइप्स ऑफ मियोसिस कितनी है, स्टेजेस ऑफ मियोसिस क्या है, और उसमें से आज हमने सिर्फ प्रोफेज़ 1 जो है उसको हमने डिस्कस करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मियोसिस को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि मियोसिस है क्या। बेसिकली मियोसिस सच टाइप ऑफ सेल डिवीजन, सच टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which chromosome number remain half in daughter cell as in parental cell। एक ऐसी सेल डिवीजन की टाइप जिसमें डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाए। किसके साथ कंपैरिजन हम उसका कर रहे हैं? पेरेंटल सेल के साथ। पेरेंटल सेल की निस्बत डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाए, ऐसे सेल डिवीजन को हम बेटा क्या कहते हैं? मियोसिस कहते हैं। क्योंकि इसमें तादाद हाफ हो रही है इसलिए इसे रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम की तादाद बेटा क्या हो रही है? हाफ हो रही है। क्लियर हो गया? अच्छा, इससे पहले हमने माइटोसिस को कंप्लीट किया था और माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं क्योंकि उसमें क्रोमोसोम की तादाद सेम रहती है, उधर क्रोमोसोम की तादाद पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि यहाँ पर जो कि क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाती है इसलिए मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है या रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वन अगर हम बात करें डिस्कवरी की, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे वॉन बेंडन। इस बंदे ने एक्सप्लेनेशन ऑफ मियोसिस, इसने सबसे पहले जो है स्पर्म प्लस एग, सी अर्चिन का इसने सेक्सुअल उसकी स्टेज वो डिस्कस कर रहा था और उसके स्पर्म और एग के अंदर उसने क्या देखा था? सबसे पहले डिवीजन का प्रोसेस देखा था स्पर्म और एग के अंदर, और इसने कहा था कि क्रोमोसोम की तादाद क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। तो ये सिंपल एक्सप्लेनेशन दी थी किसने बेटा? वैन बेंटन ने। इसके अलावा वैसे तो इसकी अगर डिस्कवरी की बात की जाए तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। ये दो मेजर ऐसे हमारे पास साइंटिस्ट हैं जिनको कहा जाता है कि जिन्होंने कॉइंड द टर्म मियोसिस, कॉइंड टर्म मियोसिस, जिन्होंने मियोसिस की टर्म सबसे पहले बताई थी। दो साइंटिस्ट हैं, एक फार्मर है और मूर। वैसे इसे मूर भी पढ़ते हैं या इसके अलावा इसे मूर भी पढ़ा जाता है। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कॉइंड द टर्म मियोसिस, मियोसिस की जो टर्म है इन्होंने सबसे पहले बताई थी। इसके अलावा अगर जनरल फीचर देखा जाए मियोसिस का कि मियोसिस कौन से सेल में हमें देखने को मिलती है, ख़ासतौर पे मियोसिस हर उस सेल में होगी जो कि क्या होगा बेटा? डिप्लॉयड सेल होगा। माइटोसिस डिप्लॉयड सेल में भी हो सकती है, हैप्लॉयड सेल में भी हो सकती है, लेकिन मियोसिस सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सेल में होती है जिनके अंदर टू सेट ऑफ क्रोमोसोम या पेयर्ड ऑफ क्रोमोसोम या टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं बेटा? डिप्लॉयड सेल कहते हैं। जैसे हमारे सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, उसमें दो सेट बनते हैं 23 के। क्लियर? तो ऐसा सेल क्या कहलाएगा? डिप्लॉयड सेल कहलाएगा। इसके अलावा मियोसिस से हमें 4 डॉटर सेल मिलते हैं, 4 डॉटर सेल्स मिलते हैं। जबकि अगर हम उसका कंपैरिजन करें माइटोसिस के साथ तो वहाँ पर हमें सिर्फ 2 डॉटर सेल मिले थे और यहाँ पर जो डॉटर सेल हैं वो तकरीबन 4 डॉटर सेल जो है वो यहाँ पर बनेंगे। ये सिंपल जस्ट कुछ डिस्कवरी के टर्म्स हैं और इसके अलावा कुछ करैक्टरिस्टिक हैं। डेफिनेशन आनी चाहिए, उसकी करैक्टरिस्टिक ज़रूर याद होनी चाहिए क्योंकि शॉर्ट के लिए अक्सर बोर्ड में सवाल आ जाता है डिफाइन मियोसिस, गिव इट्स 2 करैक्टरिस्टिक्स। उसके बाद टाइप्स ऑफ मियोसिस, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए क्योंकि आपने अपने सिलेबस में कहीं ना कहीं ये प्रोसेस ज़रूर डिस्कस किए हुए होंगे। तो मियोसिस को फर्दर हम 3 टाइप्स में आगे फर्दर डिवाइड करते हैं: गैमीटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस और स्पोरिक मियोसिस। गैमीटिक मियोसिस खास तौर पे मियोसिस तब होती है जब गैमीट फॉर्मेशन होती है। गैमीट फॉर्मेशन के दौरान अगर मियोसिस अकर हो रही है तो हम इसे क्या कहते हैं बेटा? गैमीटिक मियोसिस कहते हैं। अब गैमीट्स आपको पता है स्पर्म और एग को कहते हैं, और ये किस में होती है? हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर, हायर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर।
वर्टिब्रेट्स के अंदर, सॉरी, हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होती है, जब गैमीट्स बनते हैं यानी एग और स्पर्म बनते हैं, उस वक्त क्या हो रही होती है, उनके अंदर मियोसिस हो रही होती है। तो ऐसी मियोसिस जो तब अकर हो जब गैमीट्स प्रोडक्शन हो रही हो, मियोसिस की इस टाइप को हम क्या कहते हैं, गैमेटिक मियोसिस कहते हैं। उसके बाद जाइगोटिक मियोसिस, बाज़ दफ़ा जाइगोट के अंदर भी क्या होती है, मियोसिस होती है और उससे एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनता है, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनेगा। और ऐसी मियोसिस जो जाइगोट में अकर हो और उससे आगे हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बने, इस टाइप को हम कहते हैं जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। ये जो प्रोसेस है ना, लोअर इनवर्टिब्रेट्स में होता है। ये प्रोसेस बेटा किस में होगा, लोअर इनवर्टिब्रेट्स में, इनवर्टिब्रेट्स में। कहने का क्या मतलब है, देखें कुछ इनवर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि सिंपल दो हैप्लॉइड सेल्स आपस में फ्यूज़ होते हैं और डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं, और फिर वो डिप्लॉइड जाइगोट आगे फर्दर मियोसिस से गुजरता है और फिर दोबारा वही हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म उससे बनते हैं। दोबारा सुन लें, दो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म अपने गैमेट्स जो हैप्लॉइड हैं वो आपस में फ्यूज़ करेंगे और उससे बनेगा जाइगोट, और वो जाइगोट आगे फर्दर मियोसिस से गुजरेगा और फिर फर्दर जो बनने वाले नए जानदार हैं वो दोबारा हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी हैप्लॉइड थे, तो जो बनने वाले ऑफस्प्रिंग हैं वो भी क्या बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे। और जाइगोट के अंदर ये जो मियोसिस की टाइप अकर हो रही है, इसको हम कहते हैं जाइगोटिक मियोसिस। स्पोरिक मियोसिस, मियोसिस का ऐसा प्रोसेस जो तब अकर हो जब स्पोर फॉर्मेशन हो रही हो। ये प्रोसेस किस में होता है, प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि उनकी जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन है वो डिप्लॉइड होती है, 2n होती है, और उससे स्पोर जब बनते हैं वो स्पोर क्या होते हैं बेटा, हैप्लॉइड होते हैं। क्लियर। तो डिप्लॉइड स्पोरेंजम से हैप्लॉइड स्पोर का बनना कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पर मियोसिस होती है और मियोसिस की जैसे जो स्पोर बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे। तो ऐसी मियोसिस जो तब अकर हो जब स्पोर फॉर्मेशन हो, तो मियोसिस की इस टाइप को हम क्या कहेंगे, स्पोरिक मियोसिस कहेंगे। ये सिंपल सी एक्सप्लेनेशन थी। गैमेटिक मियोसिस वैसे देखा जाए तो ह्यूमंस के अंदर भी गैमेटिक मियोसिस होती है, ह्यूमन के अंदर, इंसान के अंदर भी ये जो मियोसिस का प्रोसेस है तब अकर होता है, हमारे उन सेल में होता है जिनको हम क्या कहते हैं, जर्म लाइन सेल कहते हैं। जर्म लाइन सेल्स हमारे ऐसे सेल्स जो क्या बनाते हैं, गैमीट्स बनाते हैं, सिर्फ तब वहाँ पर मियोसिस अकर होती है, वगरना हमारी बॉडी के जितने सेल्स हैं सबको सोमैटिक सेल्स कहते हैं, और उनकी तादाद में जो इजाफा है बेटा वो माइटोसिस की वजह से होता है। नेक्स्ट वन टॉपिक है स्टेजेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस की कितने टाइप्स है, वैसे तो हमने मियोसिस को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। क्लियर, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में हम इसको डिवाइड करते हैं। उसी हिसाब से कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में, जैसे हमने माइटोसिस के अंदर पढ़ा हुआ है कि जब सेल की डिवीजन होती है तो उसका न्यूक्लियस जब डिवाइड करता है, न्यूक्लियस जब बेटा डिवाइड करेगा तो न्यूक्लियस की डिवीजन को हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तब साइटोप्लाज्म की डिवीजन को क्या कहा जाता है, साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। तो कैरियोकाइनेसिस को भी फर्दर हम फिर क्या करेंगे, कैरियोकाइनेसिस 1 और कैरियोकाइनेसिस 2, क्योंकि मियोसिस को आगे फर्दर दो स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। और इसी तरह साइटोकाइनेसिस को भी फर्दर फिर हम क्या करेंगे, दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, साइटोकाइनेसिस 1 और 2 में हम डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कैरियोकाइनेसिस को भी हम 1 और 2 में डिवाइड करेंगे और साइटोकाइनेसिस को भी 1 और 2 में डिवाइड करेंगे। तो कैरियोकाइनेसिस में किसकी डिवीजन होगी, न्यूक्लियस की डिवीजन होगी। फिर कौन कौन सी उसमें स्टेजेस आएंगी, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है माइटोसिस के प्रोसेस में, प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज और टेलोफेज। ये सारी स्टेजेस वही सेम है, नाम उनके सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत इनमें चेंजेस आ रही होगी। फिर प्रोफेज को भी हम फर्दर प्रोफेज 1, 2, मेटाफेज 1, 2 सबके साथ 1, 2 लगाएंगे, क्योंकि मियोसिस 1 के अंदर जो प्रोसेस करोगे उनके साथ 1, 1 लगाएंगे, और जो मियोसिस 2 के अंदर प्रोसेस करोगे उनके साथ हम क्या लगाएंगे, 2, 2 जो साइन है या नंबर है वो हमने लगाना है। अब मियोसिस 1 और 2 में क्या कंपैरिजन है, मियोसिस 1 को ही असल में रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है, रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि मियोसिस 1 के दौरान ही क्रोमोसोम की तादाद में कमी आती है, क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाती है। क्लियर हो गया। जबकि मियोसिस 2 जो है ये बिल्कुल सिमिलर टू माइटोसिस जैसी है,
वहाँ जैसे क्रोमोसोम की तादाद सेम रहती है, मियोसिस 2 के अंदर भी क्रोमोसोम की तादाद सेम होती है और वैसी ही चेंजेस अकर होती हैं जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है किसके अंदर, माइटोसिस के स्टेजेस के अंदर। तो मियोसिस 1 जो है वो हमारा मेन टॉपिक रहेगा और उसको हमने समझना है कि क्रोमोसोम की तादाद कैसे हाफ होती है और यहाँ पर जो आप कहते हैं रिकम्बिनेशन कैसे होता है या आप जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस है वो कैसे अकर होता है, इसको हमने अंडरस्टैंड करना है। तो मियोसिस 1 की फर्दर आगे हम स्टेज जो है वो डिस्कस करने लगे हैं, प्रोफेज 1। ये किसके आगे फेजेस बनाए हुए हैं, ये असल में हमने मियोसिस 1 के आगे फर्दर जो है हमने क्या बनाए हुए हैं, फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। क्योंकि मियोसिस 1 के अंदर ज़ाहिर बात है कैरियोकाइनेसिस भी होगी, साइटोकाइनेसिस भी होगी। कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस की डिवीजन है, तो न्यूक्लियस की डिवीजन को फर्दर हम फिर क्या करेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इस तरह आगे हम क्लासीफाई करेंगे। प्रोफेज 1 जो है मियोसिस 1 की स्टेज, ये बहुत ही लेंथी फेज़ है, लेंथी फेज़ है और ये इसको हम सिंपल कह सकते हैं ये कम्प्लेक्स फेज़ भी है, लेंथी और कम्प्लेक्स फेज़ है। ठीक है, सबसे लेंथी फेज़ है, टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मियोसिस 1 के अंदर सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है वो प्रोफेज 1 के अंदर लगता है और है भी बड़ा कम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ चेंजेस अकर हो रही होती हैं, वैरायटी ऑफ चेंजेस, बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। कौन कौन सी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, ख़ास तौर पे इसमें क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है, क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर से फर्दर क्या होगा, जेनेटिक रिकम्बिनेशंस आएंगी, तब्दीली आएंगी, रिकम्बिनेशन। आपने देखा होगा वालदैन से जो औलाद पैदा होती है वो बिल्कुल सिमिलर टू पेरेंट्स नहीं होती, उनमें चेंजेस आती हैं, आपस में बहन भाई भी एक जैसे नहीं होते, उनमें चेंजेस होती हैं, वेरिएशंस होती हैं। और वो वेरिएशंस किस वजह से होती हैं बेटे, ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से। और क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस किस में हो रहा होता है, प्रोफेज के अंदर हो रहा होता है। पर प्रोफेज है भी सबसे लेंथी फेज, याद रखना। इसकी ये जो टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो ये वीक्स, कुछ जानदारों में चंद वीक्स तक ये फेज़ रह सकता है, कुछ में मंथ्स के अंदर, और इवन के कुछ जानदार के अंदर ये ईयर्स तक भी ये प्रोफेज 1 जो है वो रह सकता है, ईयर्स तक, कई सालों तक। बिल्कुल ऐसे ही है जो एग फॉर्मेशन है फीमेल्स के अंदर, ह्यूमन फीमेल्स के अंदर, ह्यूमन फीमेल्स के अंदर जब एग प्रोडक्शन होती है ना, उस दौरान उनके जो जब तक ये यंग जो है एज नहीं आती, अडल्ट नहीं होते, तब तक प्रोफेज का प्रोसेस जो है वो चलता रहता है और प्रोफेज का लेंथी फेज जो है वो वहाँ उनके अंदर अकर होता है। तो ये सिलसिला चलता रहता है कई सालों तक, समझ आ गई है ना। तो प्रोफेज एक लेंथी फेज़ है। फर्दर हम इतनी लेंथी फेज़ को हम अंडरस्टैंड करने के लिए फिर क्या करते हैं, आगे फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसके आगे फर्दर हमने क्या बना दिया बेटा, स्टेप्स बना दिए। तो सबसे पहला जो इसमें फेज़ है वो है लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, और नेक्स्ट वन है बेटा हमारे पास जाइगोटीन। थर्ड वन है जो प्रोसेस है बेटा वो है पेकाइटीन, या पैचिटीन भी पढ़ते हैं, पैकीटीन भी पढ़ते हैं, पेकाइटीन भी पढ़ा जाता है इसको। फोर्थ वन है डिप्लोटीन, डिप्लोटीन, एंड लास्ट वन है बेटा इसके डायाकैनेसिस, डायाकैनेसिस। ये फर्दर हमने इसे क्या किया हुआ है, 5 स्टेप्स में लेंथी फेज़ को, प्रोफेज 1 को हमने क्या किया हुआ बेटा, फर्दर डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट वन इसका जो फेज़ है, ये फर्स्ट वन इसका जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, डिप्लोटीन कहते हैं। डिप्लोटीन के दौरान क्या चेंजेस आ रही होती हैं, ज़रा हम प्रोफेज जो माइटोसिस का प्रोसेस था वहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो असल में डिवीजन से पहले एक लूज थ्रेड की शक्ल में होते हैं जिनको हम क्रोमाटिन कहते हैं। तो इंटरफेस के दौरान वो क्रोमाटिन जो है वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है, लिपटना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे पतंग की डोर बिखरी हुई पड़ी हो तो हम उसे क्रोमाटिन कहते हैं। अगर आप उसे लपेटना शुरू कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक क्रोमोसोम बन जाएगा। तो इस तरह क्रोमोसोम बनना शुरू हो जाते हैं डिवीजन के दौरान, इंटरफेस के दौरान। जब तक प्रोफेज स्टार्ट होता है ना तो क्रोमोसोम वहाँ पर बहुत बारीक होते हैं, थिन होते हैं, और आप कह सकते हैं लेंथी भी होते हैं, बड़े होते हैं और पतले होते हैं क्रोमोसोम, और ज़्यादा विजिबल भी नहीं होते। ये चेंजेस वहाँ पर अकर हो रही थी। और साथ साथ प्रोफेज के अंदर जो सबसे बड़ी चेंज ये है कि उसका जो न्यूक्लियोलाई है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और इसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है। तो सारी चेंजेस प्रोफेज की वैसी यहाँ पर भी अकर हो रही होती हैं। क्लियर है। तो इसलिए हमारी टेक्स्ट बुक में उसको रेफ़र नहीं किया गया, लेकिन आप लोग ज़रूर याद रखोगे कि यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप भी डिसइंटीग्रेट होगा, न्यूक्लियोलाई भी डिसअपियर होगा, ठीक है। वहाँ पर जो सेंट्रियोल्स हैं वो भी अपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो प्रोफेज में वो सारी चेंजेस आएंगी, लेकिन सबसे बड़ी और मेगा जो चेंजेस आती हैं ना उसको फर्दर इन स्टेप्स के अंदर बताया हुआ है।
सबसे बड़ी चेंज क्या आती है, लेप्टोटीन प्रोसेस के दौरान क्या होता है, क्रोमोसोम बिकम विजिबल, क्रोमोसोम जो है हमारे ये विजिबल नज़र आना शुरू हो जाते हैं और शॉर्ट होते हैं और थिक होना शुरू हो जाते हैं। शुरू शुरू में जो क्रोमोसोम होते हैं ना, यहाँ पर आपको डायग्राम में ये क्रोमोसोम नज़र आ रहे होंगे, ये थोड़े से लेंथी होते हैं, ठीक है, लेंथी होते हैं और थिन होते हैं, पतले होते हैं। मज़ीद ये कंडेंस होंगे, कंडेंस होने के बाद ये शॉर्ट भी होते जाएंगे और थिक भी होना शुरू हो जाएंगे। आपको ये नज़र आ रहे होंगे, ये उनकी निस्बत इनका साइज़ कम हो गया और ये थिक होना शुरू हो जाते हैं। यही बात यहाँ लिखी हुई है कि क्रोमोसोम बिकम विजिबल, शॉर्टन एंड थिक, क्योंकि क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हो रहा होता है, बार बार जो डीएनए है ना वो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपट रहा होता है और क्रोमोसोम बीडेड लाइक ऐसे लगता है जैसे कि तस्बीह के दाने नहीं होते, वैसे नज़र आ रहे होते क्रोमोसोम। क्लियर, मेंबर ऑफ ईच पेयर कम क्लोज टू ईच अदर। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रोसेस ये होना है कि क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में आने हैं, जोड़े बनने हैं उनके, क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आएंगे। कौन से क्रोमोसोम करीब आएंगे, फादर से 23 क्रोमोसोम मिले हैं, मदर से 23 क्रोमोसोम मिले हैं, ये क्रोमोसोम पेयर्स की शक्ल में आपस में एक दूसरे के क्लोज आएंगे। और क्योंकि वहाँ पर क्लोज होने के लिए ये क्या करेंगे, कम क्लोज टू ईच अदर, वहाँ पेयर बनाने के लिए ये क्या करेंगे, एक दूसरे के करीब आना शुरू करेंगे। लेकिन अभी स्टार्ट यहाँ पर होगा, स्टार्ट पेयरिंग का किस में होगा बेटा, लेप्टोटीन के अंदर होगा जी। तो बेटा उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है लेप्टोटीन के बाद वो है जाइगोटीन हमारे पास। अब जाइगोटीन में क्या सबसे बड़ी चेंजेस आती हैं, क्योंकि हमने लेप्टोटीन में पढ़ा है कि क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे फ़ौरन एक नई स्टेज स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, जाइगोटीन। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट क्या हुआ, फर्स्ट इसेंशियल प्रोसेस अकर, सबसे अहम प्रोसेस यहाँ पर होता है और उस प्रोसेस का नाम है बेटा साइनेप्सिस। यहाँ पर साइनेप्सिस का प्रोसेस अकर हो रहा है, ठीक है। ये क्रोमोसोम जो है ना एक ऐसा फिनोमेना जिसमें क्रोमोसोम एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है वेरी स्पेसिफिक एंड पॉइंटेड, ये क्रोमोसोम का एक दूसरे के करीब आना, ठीक है, ये बड़ा स्पेसिफिक और पॉइंटेड होता है। जैसे मेरे पास ये हाथ है ना, अब मैं चाहूँ तो ऐसे भी इनको क्लोज ला सकता हूँ, एक दूसरे के साथ जोड़ सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ऐसे ला दूँ, मैं चाहूँ तो ऐसे लेके आऊँ। तो जिस हिसाब से मैं क्रोमोसोम को चाहूँ एक दूसरे से अलाइन कर सकता हूँ, एक दूसरे से जोड़ सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर क्रोमोसोम एक दूसरे के क्लोज आएंगे, जैसे ये मेरे पास 4 फिंगर्स हैं, फिंगर्स के साथ, और इसके अलावा जो हमारे पास थंब है वो थंब के साथ मिले, और इनके हर एक पॉइंट जो है वो आपस में मिल रहा है, ये होती है स्पेसिफिक और पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। इसका कोई खास स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, हैविंग नो स्टार्टिंग पॉइंट। यानी अगर आप ये समझें कि क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब लग रहे हैं तो सबसे पहले ये ऊपर से फिंगर्स अटैच होंगी, फिर उसके बाद ये पूरे के पूरे दोनों हाथ एक दूसरे से अटैच होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि क्रोमोसोम जो है कहाँ से इनकी जो है वो अटैचमेंट स्टार्ट हुई है, वो स्टार्टिंग पॉइंट स्पेसिफिक नहीं होता। अलबत्ता इनके जुड़ने का जो अंदाज़ होता है ना, क्रोमोसोम के जुड़ने का अंदाज़, ये बड़ा स्पेसिफिक होता है। यानी हर एंगल से नहीं जुड़ते, बल्कि इनके जीन्स जो हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होते हैं। पेरेंट्स के जो आँख वाला जीन है वो बिल्कुल उसके सामने होगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपने जीन मदर से भी लिया है, फादर से भी लिया है, तो दोनों जीन एक दूसरे के क्या होंगे बेटो, बिल्कुल आमने सामने होंगे। और इसी तरह हाइट का जो जीन है वो हाइट के जीन के सामने होगा। तो इस तरह ये स्पेसिफिक जो है वो अटैचमेंट होती है, और इस अटैचमेंट प्रोसेस को क्या कहते हैं, साइनेप्सिस का प्रोसेस कहते हैं। अब हैविंग नो स्टार्टिंग पॉइंट, अब जब ये क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, अब हर क्रोमोसोम के 2 बाजू हैं, लेकिन ये दोनों बाजू जो हैं वो अटैच रहते हैं। ये जैसे मैंने यहाँ पर सेपरेशन दी है ना, ऐसे दोनों बाजू सेपरेट नहीं होते, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो एक क्रोमोसोम ये था, दूसरा क्रोमोसोम ये है बेटा, क्लियर। तो ये 2 क्रोमोसोम जब एक दूसरे के करीब आएंगे, 2 क्रोमोसोम के जोड़े को हम क्या कहेंगे, बाईवेलेंट, क्लियर। और हर क्रोमोसोम के 2 बाजू हैं, तो 2 क्रोमाटिड हैं। तो ये टोटल जब ये जोड़े बन जाएंगे तो कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, और इस 4 के सेट को हम क्या कहेंगे, टेट्राड कहेंगे। बहरहाल 2 जब थे ना इनके क्रोमाटिड, तो इसको हम कहते हैं डाइआड, जब अलग अलग थे। लेकिन जब आप जुड़ जाएंगे, 2 क्रोमाटिड मिलके 4 क्रोमाटिड बन जाएंगे, तो इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, अब क्या बन गया, टेट्राड बन गया, क्लियर। तो इनको जोड़ने का काम कौन करते हैं, ये कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने याद रखनी है। 2 तरह के जो यहाँ पर प्रोटीन्स होती हैं, एक तो है साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ये ख़ास किस्म के ऑर्गेनेलीज हैं जो क्या करते हैं, दोनों क्रोमोसोम को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए ये कुछ धागे की तरह की प्रोटीन्स होती हैं जो यहाँ पर अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। और इसके अलावा एक ख़ास प्रोटीन होती है जिसका नाम है कोहेसन प्रोटीन,
कोहेसिल प्रोटीन, ये प्रोटीन भी यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है और हर जीन को स्पेसिफिक जीन के सामने लेकर आने के लिए यहाँ पर टास्क जो है वो परफॉर्म किया जा रहा होता है। नेक्स्ट वन हमारे पास स्टेज है बेटा पेकाइटिन, या इसे पैचिटिन भी पढ़ते हैं, पेकाइटिन स्टेज भी पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है कि पेयरिंग जो होती है, क्रोमोसोम एक दूसरे के जो क्लोज आ रहे होते हैं वो कंप्लीट होती है। अच्छा, ये बात यहाँ पर क्यों लिखी हुई है? क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम एक दूसरे से जुड़ तो जाते हैं, हमें लगता है कि शायद वो कंप्लीटली एक दूसरे से फ्यूज हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर अभी भी इनके दरमियान जो डिस्टेंस है तकरीबन 0.5 to 0.2 माइक्रोमीटर, 0.15 to 0.2 माइक्रोमीटर इनके दरमियान अभी भी स्पेस होती है। बहरहाल वो स्पेस खत्म होती है, पेयरिंग यहाँ कंप्लीट होती है किस प्रोसेस के अंदर? पेकाइटिन के अंदर। अब क्रोमोसोम क्या करते हैं, ये भी मोर और मोर थिक हो रहे होते हैं, इनके क्रोमाटिड सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। पिछला फेज है उसमें मैंने आपको समझाया है कि ये क्रोमाटिड असल में फ्यूज़ होते हैं, लेकिन अब क्रोमाटिड एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देंगे, इनके दरमियान एक स्पेस बनना शुरू हो जाएगी। समझ आ गई है ना? तो यही बात लिखी हुई है कि इनके क्रोमाटिड क्या होते हैं बेटा, सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर एक बड़ा अहम प्रोसेस यहाँ पर अकर हो रहा होता है, इसका नाम क्या है बेटा? क्रॉसिंग ओवर है। क्लियर? तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस है। क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं? एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमाटिड, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स, इस प्रोसेस को बेटा क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा अहम प्रोसेस हो रहा होता है जिसका नाम है क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पर ये प्रोसेस कैसे अकर होगा? देखो, जैसे ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ठीक है, इसके 2 क्रोमाटिड हैं। अब दूसरा क्रोमोसोम भी है हमारे पास, ये क्रोमोसोम है। अब ये क्रोमोसोम चूंकि जुड़ गए थे, अब ये क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ लिपट जाएंगे। लिपटने के बाद क्या करेंगे? अपने सेगमेंट्स को चेंज करेंगे। इसके जो ये ब्लू शेड में जो आपको क्रोमोसोम नजर आए, इसके जो दोनों बाजू हैं इनको कहते हैं सिस्टर क्रोमाटिड, सिस्टर क्रोमाटिड, क्रोमाटिड कहते हैं। और ये जो ग्रीन कलर में क्रोमोसोम है, इसके दोनों क्रोमाटिड सिस्टर क्रोमाटिड कहते हैं। लेकिन ये एक दूसरे के लिहाज से, ग्रीन और ब्लू अपने लिहाज से, एक दूसरे के लिहाज से, इनके क्रोमाटिड क्या कहलाएंगे? नॉन सिस्टर क्रोमाटिड कहलाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड। जैसे ये ब्लू और ग्रीन जो क्रोमाटिड है, ये आपस में क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमाटिड है। ये अपने हिस्सों का तबादला करेंगे ताकि जेनेटिक वेरिएशन लाई जा सके, ताकि यहाँ पर तब्दीली लाई जा सके। ठीक है बेटा? तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस किस फेज में अकर होता है? पेकाइटिन में यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रही होगी। उसके बाद नेक्स्ट वन जो हमारे पास फेज है बेटा, वो है डिप्लोटीन। अब डिप्लोटीन स्टेज पे क्या होता है कि रिपल्शन ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम, क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देते हैं और उनके दरमियान अभी तक सेपरेशन कंप्लीट नहीं होती। वो चंद पॉइंट्स पे अटैच होते हैं और वो अटैचमेंट वाले पॉइंट क्या कहलाते हैं? क्याज़मेटा कहलाते हैं। अटैचमेंट का प्रोसेस साइनेप्सिस कहलाता है। और वो पॉइंट जहाँ क्रोमोसोम अटैच होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको ये वाली जगह ये नज़र आ रही है, सारे के सारे पॉइंट जहाँ पर अटैच है, इसको क्या कहते हैं बेटा? क्याज़मेटा कहा जाता है। तो अब क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देते हैं। देखो यहाँ पर ये आपको स्पेस नज़र आ रही होगी, मैंने ये सिर्फ और सिर्फ 2 क्रोमाटिड लिए हुए, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड, जिनके दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हुआ है। अब वो क्रोमाटिड एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देंगे, उनके दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस बनना शुरू हो जाएगी। क्लियर हो गया? लेकिन फिर भी वो खास पॉइंट पे अटैच रहेंगे और उन अटैचमेंट पॉइंट को क्या कहते हैं बेटा? क्याज़मेटा कहते हैं। तो क्रोमोसोम के जो क्रोमाटिड हैं या क्रोमोसोम है वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ पॉइंट पे अटैच होते हैं। उन अटैचमेंट पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा? डिप्लोटीन कहते हैं। इस तरह अब क्रोमोसोम की पेयरिंग मुकम्मल हो चुकी है, क्रोमोसोम सेपरेट होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी हो चुका है, एक्सचेंज भी उन्होंने आपस में कर लिया है। अगला फेज जो स्टार्ट होता है बेटा, वो है डायाकिनेसिस। डायाकिनेसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम की अभी तक ये पिछले सारे स्टेजेस के अंदर कंडेंसेशन हो रही है, बार बार क्रोमोसोम थिक होना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा, क्रोमोसोम इतनी ज़्यादा कंडेंस हो चुके हैं कि आपको मुकम्मल तौर पर विजिबल नज़र आ रहे हैं। तो ये कंडेंसेशन यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट तक पहुँच चुकी होती है। अब क्रोमोसोम क्या करते हैं? यहाँ सेपरेशन भी उनकी कंप्लीट होती है। बहरहाल अभी भी चंद पॉइंट पे, एटलीस्ट 1 पॉइंट पे क्याज़मेटा ज़रूर मौजूद होते हैं, यानी कि एक पॉइंट पे ये क्रोमोसोम अभी भी अटैच ही होते हैं। समझ आ गई है? ये मैंने 2 क्रोमोसोम लिए हुए, मैंने एक एक उसका क्रोमाटिड लिया हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मिस्टेक ना कीजिएगा। इसके साथ एक और क्रोमाटिड भी होता है, यहाँ पर भी एक और क्रोमाटिड होता है। ये जो पॉइंट जहाँ पर अटैच है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? क्याज़मेटा। अभी भी क्रोमोसोम इनके दरमियान काफ़ी हद तक सेपरेशन हो चुकी है, लेकिन अभी भी चंद पॉइंट्स पर ये क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैच है। और आपको नज़र आ रहा होगा ये सेगमेंट चेंज हैं एक दूसरे के, क्योंकि ये आगे किस प्रोसेस से गुजरे थे? पेकाइटिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर से गुजरे थे, तो इसलिए इनके सेगमेंट्स क्या हुए हैं बेटा? चेंज हुए हैं। तो अब तक फेज 1 के अंदर जो सबसे बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं वो ये है कि क्रॉसिंग ओवर हुई है, उनने अपने सेगमेंट चेंज किए हैं। और इन सेगमेंट्स की वजह से क्या हुआ है कि हमारे पास जो वालदैन से आने वाले क्रोमोसोम है ना, उनके सेगमेंट्स,
ठीक है, वो चेंज हुए हैं, और चेंज होने की वजह से हमारे अंदर जीनेटिक वेरिएशन आना शुरू हो जाएगी, हमारे अंदर तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। और ये क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि कौन सा पीस किसके साथ जाकर अल्टरनेट करे, ये रैंडम प्रोसेस होता है। और इसी रैंडम प्रोसेस की वजह से हर नई नस्ल के अंदर या औलाद के अंदर जो है वो नए बनने वाले जानदार के अंदर अलग अलग अंदाज में क्रॉसिंग ओवर होती है, अलग अलग तब्दीलियाँ आती हैं, तभी हम एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते नहीं होते। तो ये प्रोफेज़ 1 था मियोसिस का प्रोसेस, उसको फर्दर हमने जितने स्टेप्स थे उनमें क्लासीफाई किया, उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1, टेलोफेज़ और उससे आगे मियोसिस 2 क्या है, इसको हम जो है फर्दर स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।